अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम फिर से एक बार उमर अरशद के साथ मौजूद हैं। उन्होंने नई फॉर्च्यूनर ली है। नहीं तो नहीं, हाँ, 4-5 महीने हो गए। हाँ। तो अब काफ़ी टाइम से इनके पास है, तो हमने सोचा इनसे के साथ मिलके एक ओनरशिप रिव्यू कर लेते हैं कि इनके एक्सपीरियंस कैसे जा रहे हैं इस फॉर्च्यूनर के साथ। तो क्या हाल है उमर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से। तो उमर ये बताइए, व्हाट डज दिस कार मीन टू यू? यार, अगर एक लफ्ज़ में बोलूँ, लाइक उसको एक जुमले में डिफाइन करूँ तो वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी? इतनी हाँ। महंगी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी? यार मतलब इस प्राइस के अंदर इट इज़ वैल्यू फॉर मनी, इफ़ आई पुट इट दैट वे। ठीक है। और जब ये गाड़ी आप ले रहे थे तो कोई कलर प्रेफरेंस आपके पास जहन में था? यार, दिमाग में था काले रंग का प्रेफरेंस, लेकिन ऐसा नहीं था कि काली ही लेनी है। और अगर वाइट और ब्लैक दो ही रंग होते हैं जो इन गाड़ियों में आप बेसिकली ख़रीदते हो, तो इत्तेफाक ऐसा था कि जो दिमाग में सोचा था वो मिल गया। मगर अगर अच्छी गाड़ी वाइट में मिल जाती तो शायद वाइट में भी ले लेता। बट प्रेफरेंस आपके काले ब्लैक थी? की प्रेफरेंस। ठीक है। और ये गाड़ी गालिबन 6 महीने से आपके पास है? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। और कैसा चल रहा है आपका एक्सपीरियंस? वेरी नाइस। जिसमें कहा इट्स वैल्यू फॉर मनी। मेरे हिसाब से अगर किसी को करोड़ रुपये से 1.25 करोड़ रुपये से ऊपर की गाड़ी लेनी है तो ये सिग्मा से बेहतर गाड़ी कोई नहीं है। यूज़ में लो, ब्रांडी में लो, ये बेहतरीन हो। तो आपने चूँकि यूज़ गाड़ी ली है तो क्या सोर्स था आपका इसको खरीदने? एक दोस्त की गाड़ी थी, सामने की चली हुई गाड़ी थी। बंदा तमीज़ का था, पता था घर पे गाड़ी उसके चली है, तो कोई फेंकी नहीं है गाड़ी के अंदर, इसलिए ले ली थी बट उनसे। फिर भी आपने कुछ ऑथेंटिकेट तो किया होगा ना? खुद से चेक की थी गाड़ी मैंने, ऑब्वियसली। ठीक है, सही है। और बताना पसंद करेंगे आपने गाड़ी कितने में खरीदी थी? यार, इसकी प्राइस आजकल जो है वो आप समझो कोई 130 प्लस माइनस में चल रही है। ठीक है, तो आपने अराउंड उसी हाँ। के आसपास लिया है। तो प्राइसेस हमारे यहाँ पे बहुत वेरी करती हैं, तो ऑब्वियसली जिस मैंने ली थी उस वक्त थोड़ी कम थी। इस वक्त के बाज़ार में अगर देखें तो 130 के तो जब आप ये गाड़ी लेने का सोच रहे थे तो यू वर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर एन एसयूवी और यू वर सो लुकिंग आई फॉर सोल्ड माई समथिंग एल्स? प्राडो, But you came विच वॉज across 2007 का प्राडो था मेरे पास, 2.7 लीटर वाला। वो मैंने बेचा था। एंड मैं इनिशियली आई वांटेड अ हाइलक्स, अ पिकअप ट्रक। ठीक है, फिर आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट। तो उस वक्त जो मेरा हाइलक्स वाला जो बजट था उसके अंदर मुझे क्या उससे कहते हैं, वीगो मिल रहा था, रेवो नहीं मिल रहा था। जो मेरा प्राडो जितने का बिका था उसी प्राइस के अंदर, जो 75 लाख रुपए की प्राइस रेंज है उसके अंदर उस वक्त रेवो नहीं मिल रहा था, वीगो मिल रहा था। लेकिन 75 लाख रुपए के अंदर आप 10 लाख रुपए डालते हो तो उस वक्त के बाज़ार में 85 लाख रुपए में आपको रेवो मिल रहा था। फिर आप उसमें और 7 लाख रुपए डालते तो 92-93 लाख में आपको 2018 का रेवो मिलना शुरू हो जाता, जो कि क्या उसे कहते हैं 2.8 वाला इंजन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, पुश स्टार्ट है, ऑल द बेल्स एंड विसल्स। फिर आप उसमें और 7-8 लाख रुपए डालो तो 2019 का रेवो आ जाता है, जिसके अंदर पिछले एसी वेंट्स आते हैं। थोड़े और डालो तो आपको फेसलिफ्ट रेवो। तो इस तरह रेवो वाले जो ख्वाहिश है ऐसी कि ख्वाहिश पे दम निकले। और वो रेवो वाली जो चीज़ थी ना, वो करते करते आपके पास वो मतलब वो हर थोड़े थोड़े पैसों के बजट में यू कुड अपग्रेड एंड गेट अ बेटर व्हीकल। तो आप कहते हो यार, जब इतने डालूं तो इतने और डाल के ये ले लेते हैं, इतने डालूं तो इतने और डाल के ये लेते हैं। तो वो फिर एक ऐसा बजट तक पहुंच गए कि जहाँ पे फॉर्च्यूनर और वो भी आपको मिल रहा था। तो मैंने कहा यार, फिर ये 7 सीटर है, इसमें पीछे का प्रॉपर एसी है, वेंट्स नहीं है, इसकी सस्पेंशन थोड़ी सी बेहतर है कंपेयर टू रेवो के इंजन, दोनों में सेम है। तो फिर मैंने कहा यार यही ले लेते हैं। तो कहानी शुरू हुई थी 7 मिलियन से 7.5 और ख़त्म हुई 13 मिलियन पे आके। हाँ, मतलब ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो थोड़े पैसे आगे इतने, जब आप बजट पे चले जाते हो तो फिर बंदा कहता है थोड़े और डाल के ये मिल रहा है, थोड़े और डाल के ये मिल रहा है। तो मतलब वो फिर दिमाग में होता है ना कि बेहतर चीज़ ले लें, तो थोड़े के अंदर करते करते बहुत। तो आप जो इतने सारे ऑप्शंस कंसीडर कर रहे थे अपग्रेड करने के लिए, तो व्हाट वर द एग्जैक्ट थिंग यू वर लुकिंग फॉर? और यार, कराची के अंदर आपको एक हाईवे व्हीकल मतलब होती है। दिस बेसिकली समथिंग दैट माय वाइफ वांटेड, ऑल्दो उसने चलाती नहीं है, बट शी वांटेड कि वो जब प्राडो भी लिया था तो शी वांटेड इट। उसने चलाया नहीं, वो 1 साल हमने रखा,
2 रोड ट्रिप्स की है उसके ऊपर। तो आपको एक रोड ट्रिप के ऊपर कभी जाना है, आपको कोई हाई व्हीकल की ज़रूरत है, कि बारिशें हो जाती हैं, रोड टूटी फूटी होती है, अक्सर इस तरह होता है, कोई आपका एयरपोर्ट पे आ रहा होता है, जा रहा होता है, आपको पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ी चाहिए होती है, तो उसके लिए आप यू नो लाइक इफ़ यू कैन, तो आपको होता है कि यार एक इस तरह की गाड़ी मौजूद हो जो कि ऑल पर्पज़ टाइप की गाड़ी हो। ठीक है जी। हाँ जी, दोबारा तंग करेंगे आपको एयरपोर्ट नहीं पे ज़रूर करिएगा, कोई मसला नहीं है, एनी टाइम आपके लिए सर, ऑलवेज अवेलेबल, 1 कॉल अवे। अच्छा, आपकी इस वक्त प्राइमरी गाड़ी है? नहीं, मैं इस गाड़ी को रोज़ नहीं चलाता हूँ, इतना नहीं चलाता हूँ, क्योंकि अगेन उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। तो इतनी बड़ी गाड़ी आप हर वक्त वैसे भी नहीं चलाते हो, क्योंकि हर जगह आप लेके नहीं जा सकते। बट हाँ, जब बारिशें हो रही होती हैं उस वक्त मेरी यही गाड़ी चल रही होती है, दूसरी गाड़ियाँ नहीं चल या रही। किसी को एयरपोर्ट से लेना हो? या किसी को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना होता है तो फिर तो यही गाड़ी होती है। तो डेली यूजेज आपकी इसकी कितनी है? या डेली तो नहीं है, यूजेज मतलब नहीं है, कितनी है? लेकिन मेरे ख्याल में कोई हफ्ते में शायद 50-60-100 किलोमीटर चल जाती होगी। और ये क्या माइलेज दे रही है आपको? 10 के करीब देती है शहर के अंदर, विच इज़ वेरी गुड फॉर द साइज ऑफ द व्हीकल इन माय ओपिनियन। हाँ, बहुत अच्छी है। तो हाँ, ठीक है। तो आपने जब से ये गाड़ी ली है, इसमें कोई मैकेनिकल काम कुछ तो कराया जब है? मैंने ली थी उस वक्त मैंने इसके अंदर जो है जो भी मेंटेनेंस वगैरह के काम थे वो सारे करवा दिए थे। तो ऑयल वगैरह जैसे चेंज होता है और ये इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, देयर वाज़न्ट एनीथिंग मेजर दैट वाज नीडेड इन द कार, बट उसको जो मेंटेनेंस रिलेटेड जो चीज़ें थी कि ऑयल्स चेंज करा दिए, फिल्टर्स चेंज करा दिए, सारा कुछ जो स्टैंडर्ड होता है वो कराया था लेने के तो बाद। आप ये सब कुछ डीलरशिप से कराते हैं? नहीं, अब मैं कभी भी डीलरशिप पे नहीं जाता हूँ, मैं अपने शॉप। पार्ट्स वगैरह इसके आराम से मिल जाते हैं? इसके ओरिजिनल पार्ट्स आपको मिल जाते हैं, और अगेन इस प्राइस की अगर आप गाड़ी के अंदर देखते हो तो इसके पार्ट्स आपको कंपेयर टू अदर गाड़ियाँ जो इस प्राइस में आती हैं, रेवो और फॉर्च्यूनर के पार्ट्स आपको सस्ते में मिल जाते हैं। अच्छा, इसका एनुअल टोकन कितने हैं? इसका एनुअल टोकन अब ये गाड़ी चूँकि 2018 है तो इसमें विद होल्डिंग अब नहीं लगता। विद होल्डिंग वाला जो तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी चूँकि इस पर विद होल्डिंग नहीं है तो इसका एनुअल टोकन तकरीबन को 5-6 हज़ार रुपये के आसपास है। होल्डिंग क्यों नहीं है वैसे? 2018 है ना, 5 साल से पुरानी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमारे यहाँ पे मतलब एक है कि मतलब नई किसी के पास 30 लाख रुपए की ऑल्टो है तो वो विद नहीं, 30 लाख रुपए की ऑल्टो तो 60 सीसी है, और किसी का छोटी गाड़ी है जो नई गाड़ी है तो उस पर विद होल्डिंग होगा। और ये गाड़ी चूँकि 5 साल से ज़्यादा पुरानी होगी, ऑल्दो ये प्राइस में बहुत ऊपर की गाड़ी है, इस पर विद होल्डिंग नहीं है। अच्छा, कितनी फ्रीक्वेंटली आप उसको सर्विस कराते हैं? यार सो मैंने जब गाड़ी ली थी मैंने ऑयल तो इसका चेंज करा दिया था। अभी हाँ, वो तो 6 महीने बाद दोबारा ऑयल चेंज हो जाएगा। चली भी वो उतनी नहीं है, मतलब वैसे तो मैं 3500 किलोमीटर पे ऑयल चेंज कराता हूँ अगर आप ऑयल की बात करो। सर्विस का ये है कि जिस वक्त का मतलब वो तो बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब महीने में शायद 1 से 2 बार होती है गाड़ी साफ सुथरी। उसके बाद काली गाड़ी तो साफ़ सुथरी अच्छी होती है। इस वक्त भी मैं नोटिस कर रहा था इसकी पॉलिश जो है वो थोड़ी लग रहा है कि अब होने वाली, बॉडी वैक्स एक होगी इसकी, तो हाँ, तो काली गाड़ी चमकती और भी अच्छी लगती है। अमूमन ये बता सकते हैं आपके इसकी सर्विस पे कितने पैसे लग जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने ली थी मैं 17 से 18 हज़ार रुपये लगे थे, जिसमें ओरिजिनल इसका एयर फिल्टर डाला था। लेकिन नहीं, 17 नहीं 20 के आसपास आप समझो लगा था, जिसमें इसका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर सब हो गया था। सबसे महंगा जो था उसमें वो एयर फिल्टर था जो 10,500 रुपये का था ओरिजिनल वाला। बाकी ऑयल फिल्टर इतना महंगा नहीं था, और ऑयल तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा वाला ऑयल डालते हो। मैंने टोयोटा वाला डाला था तो कोई 20,000 के आसपास इसका आया था चार्ज अमाउंट। ठीक है। और मुझे बताइए कि व्हाट्स द वन थिंग दैट यू लाइक अबाउट दिस कार? द हाइट, द फीचर्स, द कंफर्ट एंड द फैक्ट कि ये बड़ी गाड़ी है लेकिन इतनी कोई वो मैसिव अगर आप बैठ के चला रहे हो तो यू डोंट फील कि यार ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते आराम से। और कोई एक नापसंदीदा चीज़ इस गाड़ी के यार बारे में? उसमें 2 से 3 चीज़ें मैं बोलूँगा इस गाड़ी की। सबसे पहली जो है दैट इज़ कि इस क्योंकि मैं प्राडो के बाद इसमें आया हूँ, 2007 की प्राडो के बाद 2018 के फॉर्च्यूनर में आऊँ, तो कंफर्ट इसका उतना अच्छा नहीं है जितना प्राडो का था। लाइक बैठे हुए कंफर्टेबल उस तरह से ये गाड़ी उतनी कंफर्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़ इसका जो टैन लेदर है, ये इस गाड़ी की खानदानी बीमारी है कि थोड़ा विद टाइम फेड हो जाता है। सो दैट इज़ अनदर थिंग। और तीसरी जो चीज़ है ना वो बड़ी एक मज़ाइका केस चीज़ है, और मतलब वो एक मेरा OCD है जो कि उसके अंदर किक इन हो जाता है। इसके अंदर अगर आप देखो तो ये एक ये डोम लाइट है, एक ये, और एक सबसे पीछे टेल गेट के साथ है। तो यहाँ पे LED है, वाइट लाइट ऑन होती है, बीच में LED है, वाइट लाइट होती है। जो सबसे पीछे वाली है वो पता नहीं टोयोटा वालों ने क्यों, लेकिन उसके अंदर उन्होंने नॉर्मल पीला बल्ब डाला, पुराना फिलिप्स का बल्ब लगा, पुराना फिलिप्स का बल्ब। मतलब वो इतना कोई महंगा नहीं है वो। आई गेस अगर मैं खरीदने जाऊँगा तो 200-300 रुपये का बल्ब होगा LED वाला, लेकिन वो एक कलर की लाइट हो जाती है। बट इन्होंने वो पता नहीं क्यों
कि और भी बहुत ऑफ लगता है कि यार आप जब रात के गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हो तो 2 सफ़ेद बल्ब हैं और एक आपका जो है वो पीला बल्ब जल रहा है। तो दैट इज़ द वन थिंग जो कि मुझे इस गाड़ी में बहुत ऑफ लगती है। यार मुझे नहीं समझ में आता मतलब क्या साइंस हो सकती है इसके ऊपर। मतलब घर के अंदर भी आप शायद अगर 4 बल्ब लगाते हो एक कमरे में तो आप चारों एक रंग के लगाते हो। सो मुझे नहीं पता इनकी क्या साइंस है इस चीज़ के पीछे। अच्छा, कराची की ट्रैफिक के हिसाब से कितनी पार्किंग फ्रेंडली है? यार सो जिस बंदे ने एक दफ़ा एसयूवी अगर चला लिया तो वो मेरी बात से एग्री करेगा। इन गाड़ियों को चलाना, इन गाड़ियों को हैंडल करना कंपेयर टू अ नॉर्मल व्हीकल आसान होता है। अगेंस्ट द पॉपुलर ओपिनियन कि वो बड़ी गाड़ी है तो चलाएंगे कैसे, कि आप जिस साइड पे बैठे होते हो ना आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। बट हाँ, गाड़ी का साइज़ है तो उसकी वजह से आप इसको हर जगह पे घुसा नहीं सकते हो। ऑब्वियसली उसको इस गाड़ी के साइज़ की जगह तो चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई एक फ़ीचर आप इसका एक्सचेंज करें और इसमें दूसरा फ़ीचर उसकी जगह ऐड करना चाहें तो क्या फ़ीचर होगा यार बल्ब के अलावा? बल्ब के अलावा अभी तक मेरे पास इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसको मैं कहूँगा कि यार ये मैं चीज़ नहीं यूज़ करता। यस, जो इसका ऑटोमेटिक टेल गेट है एक वो चीज़, और एक इसकी जो पावर सीट है, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद। वजह उसकी क्या है कि ऑटोमेटिक जो टेल गेट है वो अगर मैं उसका बटन दबाता हूँ तो टीं करके खुल रहा होता है। वो अपना 2 साल लगाते हैं खुलने में और फिर 2 साल लगाते हैं बंद होने में। उसके कंपैरेटिवली अगर मैं उसको अपने हाथ से खोलूँ तो एकदम से ठक ठक करके खुल जाता है। इसी तरह जो सीट है, अगर मैनुअल सीट होती है आप उसको फटाफट अपने हिसाब से सेट कर लेते हो। अब इसी तरह वो बटन दबा के बैठे हुए हो, वो अपना टाइम ले रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं अगर ना भी हूँ तो मेरी ज़िंदगी, लेकिन आपका मेरी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर पर्सनल प्रेफरेंस है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि क्या उसे कहते हैं, मेरी आपने कहा ना कि अगर कोई 2 चीज़ें हो जो मैं निकाल दूँ, एक चीज़ हो तो मैं 2 चीज़ें दे दूंगा, उसके बदले में मुझे चाहिए क्या होगा। दैट इज़ इंटरेस्टिंग। उसके बदले में हाँ, थोड़ी सी अगर वो इसके अंदर सस्पेंशन का थोड़ा कंफर्टेबल होता है, आयरन एंड फोम सेल टाइप का, और सीटें थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती तो ये उन 2 के बदले में ये 2 चीज़ें ले लेंगे। सीट थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल हो, सीट थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती, सस्पेंशन थोड़ा बेहतर होता। ये दोनों चीज़ें उसके बदले में ले लेंगे, खुशी खुशी ले लेंगे। और बताएं। अच्छा, ये बताएं, चले 4 महीने पहले जाएँ, 4 महीने पहले जब आप गाड़ी खरीद रहे थे, अगर आपके पास गाड़ी खरीद रहे हैं अभी और आपके पास दोबारा से लेने का ऑप्शन है, वुड यू स्टिल बाय दिस कार? सो आई वुड डेफिनेटली बाय दिस कार। लेकिन मेरी बेगम को पिकअप ट्रक चाहिए, तो वो मुझे जो है ना, मैं अभी तक तो इसको कर रहा हूँ कि नहीं यार, मैंने लगा दिया ऐड, जिस दिन बिकेगा उस दिन पिकअप ट्रक आ जाएगा। लेकिन क्या उसे कहते हैं, अगर मैं अपने लिए ले रहा हूँ तो मैं यही गाड़ी में, बट क्योंकि बेगम तभी वो नहीं चलाती, वो प्राडो भी नहीं चलाती थी। अच्छा, शी इज़ लाइक यार मुझे ऑफिस जाना है, आना है, वो मुझे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, वो छोटी गाड़ी ही पे खुश रहती है। ठीक है। तो फॉर्च्यूनर जो है वो काफ़ी मशहूर है इस बारे में कि कंफर्टेबल इतनी गाड़ी नहीं है। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ वुड यू रेट इट? 6। ओके, दैट्स क्वाइट लो। मतलब इट इज़ लो, एंड जो है वो है। हाँ, ठीक है। और ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितनी प्रैक्टिकल गाड़ी है? प्रैक्टिकलिटी में आई गेस 8, बिकॉज वो साइज़ वगैरह की प्रैक्टिकलिटी जो है वो एक तरफ है और वो दूसरी तरफ नहीं भी है कि इतनी बड़ी गाड़ी को आप हर जगह गलियों कोनों में नहीं ले जा सकते हो। फिर आप कहीं पार्क करते हो, आपको ये ख्याल होता है कि यार कुछ चोरी ना हो जाए कराची के अंदर। तो ये 2 चीज़ों की जो है वो प्रैक्टिकलिटी इन 2 चीज़ों पे 2 नंबर काटती है। तो मुझे बताइए, अगर यही हम प्राडो की बात कर रहे थे तो आप कंफर्टेबल में उसको कितने नंबर देते हैं? प्राडो को इसके मुकाबले में कंफर्टेबल अगर ये 6 है तो प्राडो शायद 8.5 या 9 है। 9 एक्चुअली, प्राडो इज़ 9। और अगर हम प्रैक्टिकलिटी में देखते हैं तो प्रैक्टिकलिटी में प्राडो थोड़ी सी कम हुई थी, बिकॉज फ्यूल पे बहुत हैवी थी। वो कराची के अंदर इन सिटी 6.5 के आसपास की एवरेज देती थी, 2.7 वाली। तो उस तरह से क्या उसे कहते हैं, ये प्रैक्टिकलिटी में वो कम हो जाती है। आपके अलावा ये गाड़ी और कितने लोग चलाते हैं? मेरे अलावा इस गाड़ी को मेरी बेगम ने 2-3 बार चलाया होगा, किसी दोस्त ने 1 आध दफ़ा चलाया होगा जस्ट टू सी के क्या है, वरना मैं ही चलाता हूँ। और मुझे बताइए कि डू यू प्लान टू सेल दिस कार? यस, आई डू प्लान टू सेल दिस कार बिकॉज मेरी बेगम को पिकअप ट्रक चाहिए। ठीक हो गया। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड? आई थिंक वी हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट द कार एंड दिस इज व्हाट द कार। एक सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा जो हम लोग अमूमन लोगों से पूछते हैं कि आप इसके अलावा आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ रखी हुई हैं? बिकॉज वहाँ वो बहुत सारी फ्लीट है, वो बहुत सारी गाड़ियाँ रखी हुई तो मैंने वो सवाल इस वक्त भी मेरे पास एक अदद सिविक और एक करोला इसके साथ चल रही है।
तो हाँ गाड़ियों वो वाला सवाल वो आई एम श्योर लोगों को भी पता है। हाँ तो मैंने सवाल इसलिए इसके कर दिया था। सही हो Anyway, गया, ठीक हो गया। थैंक यू उमर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को शालिम भाई का चैनल बहुत अच्छा है। आपकी करम नवाजी है। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। ये you था so much. हमारा उमर के साथ उनकी फॉर्च्यूनर का ओनरशिप एक्सपीरियंस। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगली दफ़ा तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।